अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं, वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। अच्छी आमदनी के लिए करें प्याज की उन्नत खेती। रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण करके बढ़ाएं पैदावार। मसाला फसलों में बात करें प्याज की, तो इसकी बाजार में मांग हमेशा बनी रहती है और साल कुछ महीनों में प्याज की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और प्याज के अच्छे भाव के चलते जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं, वे किसान प्याज की उन्नत तकनीकी से खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। तो किस प्रकार से करें प्याज की उन्नत खेती, आइए जानते हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार से। आज मैं आपको किस प्याज की खेती के बारे में बताऊंगा। प्याज हमारे सेंटर पे कैसे कैसे लगा हुआ है। तो मेनली हम प्याज 3 सेगमेंट में लगाते हैं, जो नॉर्मली किसान भी शायद यूज़ करते हैं, कुछ किसान जो प्रोग्रेसिव यूज़ करते हैं। हमारे पास एक तो है जो बरसात के टाइम पे प्याज लगता है, दूसरा क्या है जो अभी सर्दी के टाइम पे जो लग रहा है। प्याज एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है जिसमें विटामिन सी, फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे देश में प्याज की खेती मुख्य रूप से रबी की फसल के रूप में की जाती है। प्याज का उपयोग प्रतिदिन सब्जी व मसाले के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये सलाद, चटनी एवं अचार आदि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, बात करते हैं प्याज की खेती के लिए मिट्टी व जलवायु के बारे में। तो प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट व चिकनी दोमट मिट्टी होने के साथ अच्छा जल निकास भी होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 अच्छा रहता है। तापमान 12 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। उस दौरान पौधे की बढ़वार होती है, लेकिन 20 से 21 डिग्री सेल्सियस बल्ब बनने के लिए और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान फसल पकने के लिए ठीक माना जाता है। किसान भाइयों, प्याज की खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है उन्नत किस्मों का चयन। प्याज की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: अर्का निकेतन, अर्का बिंदु, अर्का प्रगति, पूसा रेड, पूसा रत्नार, पूसा माधवी, पूसा व्हाइट, फ्लैट एग्रीफाउंड, डार्क रेड, N53, निफाद 53, हिसार 2, पंजाब सिलेक्शन, पंजाब रेड राउंड, कल्याणपुर रेड राउंड व उदयपुर 102 हाइब्रिड प्रजातियां, अर्का कीर्तिमान, अर्का लालिमा व अर्का पीताम्बर इत्यादि का चयन करके किसान खेती कर सकते हैं। जो भी इस ठंडी में लगाएंगे जो गर्मी में तैयार होगा। इसको हमने फील्ड बनाया। फील्ड प्रिपेयर के लिए क्या किया, वही सिंपल जो ऑर्गेनिक में यूज़ करते हैं, गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक, ट्राइकोडर्मा मिक्स किया सॉइल में,
उसके बाद बेड बना दिया। इसमें दूसरी वैरायटी लगती है, इनको क्या करते हैं हम बीज से तैयार करते हैं। बीज से पौधा तैयार करेंगे, उस पौधे को फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। बीज की दर। प्याज की फसल के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। पौधशाला के लिए चुनी हुई जगह की पहले जुताई करें। इसके बाद उसमें सही मात्रा में गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट डालना चाहिए। पौधशाला का आकार 3 मीटर गुणा 1 मीटर रखा जाता है और 2 क्यारियों के बीच 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। खेत के 1/20वें भाग में नर्सरी तैयार की जानी चाहिए। इसके लिए क्यारी की अच्छी तरह जुताई करके पोषक तत्वों को डालकर समतल कर लेना चाहिए। इस तरह से तैयार क्यारी में बीजों की बुआई लाइनों में करनी चाहिए। बुआई के बाद क्यारियों पर कंपोस्ट व सूखी खाद की पलवार बिछा देते हैं। इस प्रकार 45 से 50 दिनों में पौधे मुख्य खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। खेत की तैयारी। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से 1 बार करें। इसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके खेत को समतल व भुरभुरा बना लेना चाहिए। उनके ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे यहाँ बेड बनाया वैसे बनाते हैं। उसमें हमने 2 तरह से लिया है, एक मल्च पे लिया है, एक बिना मल्च का लिया है। मल्च पे क्या करते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और एक मल्च पे 4 लाइन लेते हैं, मतलब एक बेड पे 4 लाइन लेंगे। मल्च से क्या होगा, हमारे कबाड़े कम आएंगे, प्याज का रंग अच्छा होता है और पानी भी बचता है हमारा। रोपाई विधि और दूरी। प्याज की रोपाई हमेशा लाइनों में करनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर एवं कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। सिंचाई। प्याज की रोपाई के बाद खेत में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार 10 से 12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शकलकंद बनने के समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बीमारी प्याज में तो मेजर जो इंसेक्ट आता है वो थ्रिप्स आता है, जिसको फुदका बोलते हो आप लोग। अब बीमारी में क्या है, ब्लाइट टाइप का आ जाता है, जो नॉर्मली आपका कंट्रोल हो जाता है अगर प्रॉपरली वर्मी वॉश का स्प्रे कर रहे हैं और नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं तो नहीं आते हैं कोई। इनके मतलब निकल गए बाहर तो इन पे एक स्प्रे किया वर्मी वॉश का लगभग 20 दिन के बाद। फिर नीम ऑयल का 2 स्प्रे किया है 25 दिन बाद और उसके 10 दिन बाद, पहले स्प्रे के दूसरे 10 दिन बाद। स्प्रे करने के बाद हमारा प्याज अच्छा चला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और बहुत अच्छा रिटर्न आया। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में अधिकांश किसान भाइयों ने रबी फसलों की बुआई कर दी है और कुछ किसान अभी पछेती बुआई का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन फसलों में खरपतवारों की अधिकता हो जाने पर उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो इस समय को देखते हुए आप खरपतवारों की रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शीला बारवाल। जैसे कि हम लोग जानते हैं अभी रबी का मौसम है और बोने का समय हो चुका है और बहुत सारे किसान लोग लगा भी दिए होंगे, लेकिन कुछ अभी जो किसान अभी लगा ही रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। और सबसे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन सी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, कौन सी नैरो लीफ यानी कि सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार है, क्योंकि यदि हम इनको जानेंगे तो उनका कंट्रोल भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। जैसे कि बथुआ, जंगली प्याज या सेजी, जंगली पालक, ये सभी खरपतवार है, ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। बुआई के बाद फसल के साथ साथ कई तरह के खरपतवार उगाते हैं जो मुख्य फसल से खाद,
पानी और सूर्य की रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। कीट रोगों को बढ़ावा भी देते हैं। ऐसे में समय रहते खरपतवारों का समेकित नियंत्रण बेहद जरूरी होता है। जैसे अगर हम हैंड वीडिंग बोलते हैं या हाथ से निकाई गुड़ाई करते हैं तो काफ़ी फायदेमंद होता है। यदि कोई भी फसल का अगर निकाई गुड़ाई करके नियंत्रण कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। ये फसलों के बढ़वार भी इसमें अच्छी तरह से होता है, लेकिन यह किसान के लिए संभव नहीं हो पाता है क्योंकि आजकल जो मजदूरी है वो मजदूरी का रेट भी काफ़ी बढ़ गया है, फिर मजदूरों का मिलना भी असंभव हो जाता है। इसलिए हम लोग किसानों को सलाह देते हैं जहाँ तक संभव हो तो वो लोग हाथ से निकाई गुड़ाई करें, लेकिन अगर संभव नहीं है तो साथ में खरपतवार नाशी का भी उपयोग करें। आजकल बाज़ार में बहुत अच्छे तरह से खरपतवार नाशी उपलब्ध हैं जिनका उपयोग कर किसान भाई काफ़ी लाभ कमा सकते हैं, खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं और उनका उपज अच्छा हो सकता है। जैसे गेहूं की फसल को लें तो उसमें अगर गेहूं बो दिए हैं, बोने के 3 दिन के अंदर में पेंडिमिथिलिन नामक दवा है जिसको कि 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई खेत में डालें और 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। शुरू में ही खरपतवार का नियंत्रण रहेगा तो गेहूं का बढ़वार अच्छी तरह से होगा और जिससे कि उपज भी अच्छी होगी। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि शुरू में खेत की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करते हैं तो खरपतवार नहीं आते हैं और जब हम गेहूं की बुआई कर देते हैं फिर जब 20-25 दिन के बाद जब पहली बार इरीगेट करते हैं उस समय खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते हैं। तो उस स्थिति में जो पोस्ट इमरजेंस सर्बिसाइड है यानी कि अंकुरण के उपरांत 20 से 25 दिन में खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। उनमें है एक 2,4-D जो कि 750 ग्राम से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दिया जाए कि गेहूं के साथ में कोई मिश्रित फसल ना हो क्योंकि 2,4-D दवा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का नाश करता है और अगर दलहन या तिलहन फसल साथ में लगा हुआ है तो वो उसको भी हानि पहुंचाएगा। उसी तरह से जो दूसरी दवा है ये 20 से 25 दिन में लगाने के लिए वो है कार्फेंट्राजोन। ये दवा को भी उपयोग किया जा सकता है 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। दूसरी एक दवा है क्लोडिनोफोप, उसको 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ये सारा पोस्ट इमरजेंस यानी फसल को लगाने के बाद और अंकुरण के बाद लगाने वाली दवा है। खरपतवार का देखते हुए 25 से 30 दिन या 30 से 35 दिन में इसका उपयोग किया जा सकता है। उसी तरह और एक दवा है जिसको सल्फोसल्फ्यूरिन बोला जाता है, उसका मात्रा है 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर। आज के समय में बहुत से किसान भाइयों के सामने खेती में खरपतवारों की गंभीर समस्या देखने में आ रही है, जो मैकेनिकल और रासायनिक दवाओं के प्रयोग के बाद भी नियंत्रित नहीं हो पा रही। तो ऐसे में कुछ जरूरी उपाय हैं जिन्हें अपनाकर खरपतवारों की गंभीर समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। वो इस प्रकार से हैं। फसल चक्र अपनाएं, बुआई के समय में बदलाव करें, पौधे का घनत्व कम करें, बुआई के तरीकों में बदलाव करके, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करके, शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों का चुनाव करके, जुताई की पद्धति अपनाकर, मल्च विधि अपनाकर, सिंचाई प्रबंधन करके, मृदा सौर्यीकरण करके खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। उसी तरह रबी फसलों में बोई जाने वाली दलहन फसलों में चना है, मटर है, मसूर है, ये सब में भी खरपतवार अगर निकाई गुड़ाई करते हैं तो अच्छी बात है। अगर एक बार भी निकाई गुड़ाई कर दिए तो भी बहुत हद तक खरपतवार से नियंत्रित रखा जा सकता है। लेकिन अगर नहीं संभव, उस खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार आते हैं तो उस खेत में स्थिति में पेंडिमिथिलिन यहाँ भी डाल सकते हैं। कोई भी दलहन या तिलहन फसल में पेंडिमिथिलिन शुरू में बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले ये 750 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। और उसके बाद फिर जो दूसरी दवा है मेट्रिबुजिन, इसको भी 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। और एक दवा है जिसको कि क्विजिलोफोप इथाइल जो टर्गा सुपर नाम से उसको बाज़ार में उपलब्ध है, इसको किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। ये केवल सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार का हानि करती है, इसलिए इसमें भी ध्यान देना है कि टर्गा सुपर डालते हैं तो वहाँ गेहूं की फसल ना हो। केवल मसूर, चना, मटर या फिर तीसी या
राई या सरसों हो तभी ये क्विजलोफोपिथाइल का उपयोग करें। इसको 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से केवल ये सक्रिय पत्ती के वाले खरपतवार को नाश करती है। उसी तरह से राई, सरसों या फिर तीसी लगा रहे हैं तो उसमें क्विजलोफोपिथाइल डाल सकते हैं। ये 40 से 50 ग्राम क्लोडिनोफोप डाल सकते हैं 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर 15 से 20 दिन में। अगर खरपतवार नहीं रहेंगे तो उपज भी अच्छी होगी, और उपज अच्छी होगी तो किसान भाइयों का लाभ अच्छा होगा और उनका आमदनी अच्छी होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने अगेती गाजर की बुआई की है, उनकी फसल इस समय खुदाई योग्य हो गई है। और अक्सर देखने में आता है कि किसान गाजर की खुदाई के समय जल्दबाजी कर देते हैं, जिससे जड़ें कट जाती हैं और खुदाई के बाद सीधे बाजार भेज देते हैं। ऐसे में किसान को गाजर का बहुत कम मूल्य मिलता है। तो किसान कैसे ले गाजर से अधिक बाजार मूल्य, इस बारे में उचित सुझाव लेते हैं डॉक्टर SK शर्मा से। सभी किसान भाइयों को राम राम। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय गाजर उखाड़ने का समय हमारा आ चुका है। गाजर इस समय हमारे किसानों के खेतों में तैयार हो चुकी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सभी किसान भाइयों को गाजर उखाड़ते समय कुछ सावधानियां, कुछ विशेष क्रियाएं जो हैं उनको करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फायदा हो सके, मुनाफा हो सके। गाजर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार, मुरब्बा, जूस और हलवा बनाने में किया जाता है। गाजर का हलवा लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला व्यंजन बन चुका है। गाजर लाल रंग के अलावा पीले और हल्के काले रंग में भी पाई जाती है। गाजर के अंदर कई तरह की विटामिन पाई जाती हैं, जिसमें विटामिन A, B, C, D, E, G और K शामिल हैं। लेकिन विटामिन A इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। गाजर का उपयोग दवाइयों में भी किया जाता है। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन नामक तत्व पाया जाता है, जो कैंसर रोग के नियंत्रण के काम आता है। गाजर के इस्तेमाल से आंखों की रोशनी और पाचन संबंधित रोगों से भी छुटकारा मिलता है। किसान भाइयों, गाजर की फसल 3 से 4 महीनों में तैयार हो जाती है। गाजर की खुदाई उस समय करें जब फसल पूरी तरह से तैयार हो जाए। गाजर की खुदाई करने से पहले खेत में पानी देकर नमी बना दें, जिससे गाजर को आसानी से जमीन से निकाला जा सके। गाजर की खुदाई समय पर करनी चाहिए और खुदाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि जड़ें कटे नहीं। इसके लिए सावधानी पूर्वक खुदाई करें। सबसे पहली बात तो है कि गाजर उखाड़ने से पहले आपको एक सिंचाई अवश्य उसके अंदर कर लें, ताकि वो आराम से आप उसको उखाड़ सकें। क्योंकि अगर सूखी ज़मीन में उखाड़ने का प्रयास करेंगे तो गाजर टूटेगी। उखाड़ने के बाद में उनको अच्छे तरीके से धुलाई के लिए, चाहे आप ड्रम के हिसाब से या कोई इक्विपमेंट अगर आपके पास में है कि जिससे उनकी धुलाई करके आप उनको ग्रेडिंग कर सकते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से आप धुलाई करके और साफ़ करके रख लीजिए। धुलाई करने के बाद में गाजर की आपको ग्रेडिंग करनी अत्यधिक आवश्यक होती है। देखिए, ग्रेडिंग से 2 फायदे होते हैं। एक तो ये है कि अगर ग्रेडिंग हमने नहीं की है और मोटी, छोटी, कटी फटी सारी गाजर अगर एक साथ एक ही उसमें डाल करके अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको एक एवरेज पैसा मिलेगा। और ये है कि अगर मान लीजिए मार्केट की अच्छी गाजर की क्वालिटी की 25 रुपये की रेट चल रही है और आप मिक्स करके लेंगे तो हो सकता है आपको 15 ही रुपये मिले।
जबकि उसी के अंदर से अगर आपने ग्रेडिंग कर ली और अच्छी साइज़ की, बड़ी साइज़ की, लंबी और जो ठीक ठाक साइज़ की अगर गाजरें हैं उनका अलग ग्रेड कर दिया, वो 25 रुपये के हिसाब से बिक गई। जो थोड़ी मोटी हैं या कटी फटी हैं उनको अलग कर दिया, जो थोड़ी छोटी है उनको अलग कर दिया। क्योंकि आज कस्टमर, उपभोक्ता की भी हर चीज़ की अलग अलग आवश्यकता है। सलाद के पर्पज़ से वो अलग तरीके की गाजर खरीदना चाहता है, सब्जी के हिसाब से वो अलग तरीके की गाजर खरीदेगा, गाजर का हलवा बनाने के लिए वो अलग तरीके की गाजर खरीदेगा। तो यदि आप इस तरीके से उनकी ग्रेडिंग करके, साफ सफाई करके, क्योंकि अगर आप मिट्टी में सनी हुई गाजर लेके जाएंगे तो निश्चित मान के चलिए आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। गाजर खुदाई के बाद साफ पानी से धुलाई करें। इसके बाद 3 श्रेणियों में बांटकर ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग के समय कटे फटे टूटे विकृत गाजर को निकाल देना चाहिए। तीनों श्रेणियों में ग्रेडिंग करने के बाद उसे अलग अलग कैरेट, बोरों में पैकिंग करके बाजार में बेचने के लिए भेजना चाहिए। ऐसा करने से गाजर का अधिक मूल्य मिलेगा। मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है कि सभी किसान भाइयों से ये अपील है कि आप सभी लोग अपनी गाजर को उखाड़ने के बाद अच्छे तरीके से साफ सफाई करें, सुखाएं, उसके बाद उसको ग्रेडिंग करके और अलग अलग कैरेट में डाल करके अलग अलग उसको मार्केट के अंदर निकालिए। आपका निश्चित रूप से मुनाफा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर गाजर को आप गाजर की खेती कर रहे हैं और इस तरीके से ग्रेडिंग करके अगर मार्केट में भेजते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव कुंदेरा, जिला सवाई माधोपुर से मंगला प्रसाद जी ने। आप आम के बागों में लगने वाले मिलीबग कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मंगला प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। किसान भाई, जैसे ही बरसात की मौसम ख़त्म हो जाती है उसके बाद आप अपनी बागों की साफ सफाई करें, उसमें खरपतवार से बिल्कुल मुक्त रखें। सबसे पहले तो हम जो ज़मीन की है उसका जुताई करेंगे ताकि उसका अंडा प्यूपा जो है नष्ट हो सके। आम का गुजिया कीट, ये सफेद रंग का चपटे आकार का कीड़ा आम की बौर तथा पत्तियों का रस चूसता है। फलस्वरूप पत्तियां तथा बौर सूख जाते हैं। इनकी मादा गर्मी के दिनों माह जून में पेड़ से उतरकर जमीन के अंदर लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देती है। इन अंडों से दिसंबर जनवरी में बच्चे निकलते हैं और 2-3 दिन बाद ये पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और फूल एवं फल का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। उस पेड़ में हम काला प्लास्टिक पौधे की मोटाई की आकार का हम काट के उसका 1 मीटर चौड़ा तार या रस्सी से बांध देंगे और उसमें अलकतरा या ग्रीस उसमें लगा देंगे। तो जो मिलीबग ऊपर चढ़ने वाले हैं वो ऊपर नहीं चढ़ेंगे और नीचे ही रह जाएंगे और उसको हम किसी तरह से उसको कोई इंसेक्टिसाइड दे के उसको मार दे सकते हैं। तो इस कीट को हम इस तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें और एक कीट जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है और ये कीट विशेषकर फूल आने के समय से काफ़ी ज़्यादा आम में नुकसान करते हैं। इस कीट का नाम है मधुआ कीट। फुदका या भुनका या लस्सी कीट, यह अधिक दूर तक न उड़ सकने वाला कीट आम के फूल एवं मुलायम कोपलों का रस चूसते हैं। परिणाम स्वरूप फूल सूख जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर ये कीड़े काली फफूंदी, ब्लैक सूटी मोल्ड नामक बीमारी को जन्म देते हैं। इमिडाक्लोरपिड का हम स्प्रे करेंगे। तो इस तरीके से हम जो मधुआ कीट है, आप मधुआ कीट को नियंत्रण में रखें तो आपका फल अच्छी तरह से आएगा।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।